सुबह सुबह की बात है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोन आ गया कि मैंने कम से कम 2.5 से 3 करोड़ रुपया लोगों का, किसी को 7 लाख, किसी को 5 लाख, पूरे प्रदेश भर में पेपरों में ये निकला था कि मांगा चुनाव मिली लाठ। रिग्नियाज सैम्फिल थे उस समय मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में। मैं उस अफसर का नाम लेना चाहूंगा जिसके एक इशारे पे लोग अपनी गर्दन कटा देंगे। उस दुनिया में सिर्फ एक नेता है जिसका नाम है अखिलेश यादव। हमारे पिताजी ने कभी बढ़िया चप्पल भी नहीं पहनी, भट्टे पे ट्रैक्टर चलाया। तो हम कहे का होगल तो के बतावा काहे दुखी हुआ। 1,500 ईंट को उस तपती धूप में उतारा और चट्टा लगाया। आज भी मेरे जेहन से वो मेरे चूंकि क्षेत्र का ही है, गुजरता है तो मुझे याद आ जाता है कि यही है मुझसे चट्टा लगवाया था। ये वही वाला लड़का है जिससे मैंने चट्टा लगवाया था। वो ये नहीं समझता है। तो जब मैंने बीकॉम बताया कि मैं बीकॉम कर रहा हूँ तो मेरे फादर ने गांव के ही एक आदमी से पूछा, कहो मनोजवा को नौकरी लग गल का यार कटवा का। जनपद चंदौली के एक खेतिहर मजदूर परिवार से निकलकर लखनऊ विश्वविद्यालय तक की यात्रा और फिर प्रदेश की राजधानी में कई गाड़ियों के काफिले से चलने वाले मनोज काका हमारे साथ हैं। ये जो यात्रा है आपकी वो कितनी कठिन रही है? बहुत साधुवाद आपका कि आपने हमारे प्रारंभिक जीवन पे प्रकाश डाला है। वो एक जो बात है कि मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मैं आपके संस्थान के लिए और आपके माध्यम से दुनिया भर देश भर के लोग देखेंगे, मैं तो एक साधारण मजदूर किसान का बेटा हूँ। और वो किसान की मुझे अब पिताजी लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया, अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारे पिताजी ने कभी बढ़िया चप्पल भी नहीं पहनी। और हम लोग जो कुछ भी हैं, हमारा परिवार, हमारे फादर चूँकि 2 भाई थे, एक बड़े पिताजी थे, पिताजी तो पिताजी को हम लोग पिताजी कहते थे और बड़े पिताजी को बाबूजी कहते थे। संयोग से दोनों लोग दुर्भाग्यवश अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मेरी प्राथमिक जो शिक्षा दीक्षा हुई, इस समय हम लोग क्यों पीडीए को लेकर के और पाठशालाओं को लेकर के इतनी व्यथित रहते हैं, क्योंकि हमारी खुद की भी प्रारंभिक शिक्षा हमारे ग्राम सभा महुरा के प्राथमिक विद्यालय में ही हुई। और मैं पढ़ने लिखने में आप सबकी दुआओं से शुरू से ही हम लोग पढ़ने लिखने में अच्छे थे। मुझे याद है कि मैं 5th क्लास तक मैं मॉनिटर था और जो उप मॉनिटर था वो मेरा एक दोस्त है, बनवासी समाज का है, उसका नाम निरंजन है, वो था, आज भी वो है, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। तो हम इसके बाद मैं कमालपुर इंटर कॉलेज में पढ़ा, फिर मैं यूपी कॉलेज में पढ़ा। यूपी कॉलेज से पहले 1 साल मैं हरिश्चंद्र कॉलेज है एक बनारस में, वहाँ हमारा एडमिशन हुआ। कुछ कारण बस विवाद हो गया और विवाद हो गया तो मैं 1 साल गांव पे रहा। और फिर पिताजी ने और बाबूजी ने कहा कि तुम रोज रोज तो झगड़े करके आ जाते हो, तो तुम्हें पढ़ना नहीं है तो तुम ट्रैक्टर चलाओ। तो उस 1 साल के दरमियान मैंने खूब ट्रैक्टर चलाई और ट्रैक्टर इतना ही नहीं चलाया कि अपना काम करा, भट्टे पे ट्रैक्टर चलाया। और मैंने ईंटा उतारा हुआ है, ईंटा आप समझते होंगे, चट्टा लगाया हुआ है अपने हाथ से। और उस धूप में जब लोग घरों से नहीं निकलते हैं, मई का महीना था उस समय की अगर आपकी इजाजत हो तो एक मैं घटना बता दूं। बताइए। एक बार मैं चूंकि संवेदनशील हम लोग बचपन से ही, हमारे परिवार में हम लोगों को कम से कम संवेदना जरूर सिखाई गई। तो मैं भट्टे पर ईंटा लाद के, मई का महीना था, मैं जा रहा था और मेरे साथ रांची के, चूंकि भट्टों पर जो काम करने वाले लोग होते हैं वो रांची के मजदूर होते हैं, ज्यादातर बिहार या झारखंड, पति पत्नी बैठे हुए थे। और उसका एक छोटा बच्चा था। वो जब हम चले तो बहुत आपस में वो कुछ दुखी दुखी से दिखे। तो हम कहे क्या बात है, बताओ भाई क्या हो गया, कहाँ हो गल तो के बतावा काहे दुखी हुआ। तो वो कहने लगा कि साहब आज हमारी बेटा बीमार है, दवा के लिए जाना है, लेकिन अब तो आप चल रहे हैं तो ईंटा उतार के फिर आना पड़ेगा। तो आपसे बताऊं, मैंने कहा कि आप उतर जाओ। हमने ऐसे कहा भोजपुरी में कि तू उतर जा, हम ईंटा उतार ले। कह रहे साहब आप कैसे उतरबा ईंटा, हम कहे हम ईंटा उतार ले। तो मैं गया एक ग्राम सभा में जहाँ ईंटा गिरना होता है, ट्रैक्टर लेकर के गया। तो एक आदमी आया, एक लड़का ही आया। तो उसने कहा कि आप अकेले हो? उसने भोजपुरी में कहा अकेला हुआ का? हम कहे हाँ। कहे ईंटा हमारी ईंटा चट्टा लगाओ के पड़ी तो के, चट्टा मतलब उतार के उसको व्यवस्थित लगाना है। तो हमने कहा अरे यार ऐसे कैसे होगा, एक आदमी आप भी दे दीजिए अपने घर से और हम लोग ऐसे उतार देते, हम कहाँ लगा पाए। कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, आपको लगाना पड़ेगा। तो मैं आपसे बता रहा हूं कि मैंने 1,500 ईंट को उस तपती धूप में उतारा और चट्टा लगाया। और मुझे याद है
कि उस समय चट्टे लगाने का 25 रुपया मिलता था एक, तो वो 25 रुपया भी मुझे ला करके दिया। तो और एक समय के बाद जब हम लोग सार्वजनिक जीवन में हो गए, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की श्रद्धेय नेताजी का दृष्टिकोण पड़ गया, हम लोगों को सार्वजनिक जीवन में जब ले आए, तो मुझे याद है कि वो आदमी आज भी मेरे जेहन से, वो मेरे चूंकि क्षेत्र का ही है, गुजरता है तो मुझे याद आ जाता है कि यही है, मुझसे चट्टा लगवाया था। मैं हालांकि उसको नहीं बताता हूँ। तो वो आया मेरे यहाँ की, उसकी कोई 4 व्हीलर से एक्सीडेंट हो गया था, कोई बात थी, तो वो क्या जाने, तो वो जानता था कि भाई इन लोगों की आजकल लोग सुनते हैं, ये लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष, हाँ नेता हो गए हैं, ये वही वाला लड़का है जिससे मैंने चट्टा लगवाया था। वो ये नहीं समझता है, वो ये नहीं, लेकिन उसको नहीं पता। मैं ये बात इस संदर्भ में आपसे कह रहा हूँ कि सार्वजनिक जीवन में जब आप काम करते हैं तो आपका जीवन कैसे बदलता है ये आपको खुद भी नहीं पता चलता है। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, श्रद्धेय नेताजी का मेरे ऊपर आशीर्वाद हो गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसा मंच दे दिया, यूथ संगठनों में भी हम लोग रहे, और जब से रहे तब से हमेशा मैंने बहुत बार कहा कि अब वो दे देने की वजह से वो आप राजनीति में आ गए, उसकी मदद करने लायक हो गए, तो वो वहां पहुंच गए आपके पास। तो मैंने उसकी मदद करी, लेकिन जानता नहीं था। नहीं, और आज भी नहीं जानता है। दीवार का यही अमिताभ बच्चन है जो कभी जूते पॉलिश कर रहा था और फेंके हुए पैसे नहीं ले रहा था। नहीं, अब लेकिन आज वो स्टार बना हुआ है। ये सब तो आप सबकी, लेकिन आज भी अब हो सके कि वो आपका मंच देखे तो जान जाए, क्योंकि उसे अब याद आएगा। लेकिन बस ये, और इसके बाद में यूपी कॉलेज से बीकॉम, आपने उसकी मदद की? पूरी मदद की, उसकी मदद की। मैंने कप्तान को फोन करा और कहा मैंने कि इंटेंशनली कोई एक्सीडेंट नहीं करता है, हालांकि ये सहयोग था कि उसके इंश्योरेंस वगैरह थे, तो मैंने कहा कि वो तो कंपनी देगी, और उसकी मैंने पूरी मदद करी। और वो आज भी, अब वो हो सके आपका मंच देखे तो वो जान जाए, अब हो सके कि लोग हमसे पूछे कि वो आदमी कौन है बताओ, हालांकि मैं ये बताऊंगा नहीं, कभी रिवील नहीं करूंगा, ये कॉन्फिडेंशियल ही रहेगा। लेकिन और उसके बाद मैं कमालपुर पढ़ा, फिर यूपी कॉलेज से मैंने बीकॉम किया। बीकॉम के बाद फिर मैंने किया पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन्वायरमेंटल साइंस। फिर हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय आ गए 4-5 में। तो मतलब आपके माता पिता इतने पढ़े लिखे थे कि वो सपने देखते थे कि यहाँ पढ़ो, उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय, राजधानी चले जाओ? क्योंकि हमारे परिवार में जो 2 और हमसे जो बड़े भाई हैं वो दोनों फौज में हैं। अच्छा। तो वो दोनों भर्ती हो गए इंटर पास करके। तो जब मैंने बीकॉम बताया कि मैं बीकॉम कर रहा हूँ, तो मेरे फादर ने गांव के ही एक आदमी से पूछा कि कोई नौकरी लग गई क्या, मतलब नौकरी लग गई। उन्हें ये नहीं पता था कि बीकॉम भी एक शिक्षा, एक कोर्स है। कैसे पूछे? अब पूछे इस तरफ, उन्होंने कहो मनोजवा को नौकरी लग गल का यार कटवा का, तो बीकॉम। हाँ, तो लोग कहना कि नहीं यूपी कॉलेज में अभी पढ़ा जाता हूँ, कहा अभी यहाँ तो हरिश्चंद्र में मारपीट किया, कहना नहीं अब पढ़ी है वो। तो शिक्षा का, लेकिन हमारे बाबूजी थे, बड़े पिताजी, तो वो शिक्षा का समझते थे, और पिताजी भी शिक्षा को लेके वो चाहते थे। लेकिन हमारे भाइयों का ये था, और गांव में जो गांव का आपका जो समाज है, जो गांव में जब आप ग्राम सभाओं में रहते हैं तो आपका परिवार का संचालन सामाजिक दबाव से भी चलता है। अगल बगल में क्या बात होती, उनके यहाँ क्या बात होती, कहने लोग कि अभी देखा ही बहुत पढ़त हुआ, इनकर दोनों भाई मिलिट्री में भर्ती हो गई ना, अभी पढ़ते रह जाइए ससुर, और हाँ अभी कलेक्टर बनी, हाँ अब ये कलेक्टर बनी है। तो ये इस तरह की बातें होती थी। अब दबाव था, ये ताना है ना? ये ताना है, ये ताना बहुत था कि अभी बड़का पढ़ के का हो जाइए, और दूठे भाई मिलिट्री में हो गए, रह जाइए, ससुर का बियाह हो ना हो, इस तरह से बातें होती थी। तो अब पिताजी लोगों ने कहा मुझसे कि अरे यार, वो प्रमोद और दीपक दोनों, ज्यादा सपने देखने पर भी रोक है। हाँ, सपने देखने पे तो भारतीय समाज में बहुत रोक है। लेकिन आपके माध्यम से, चाहे वो राजनीति क्षेत्र के, चाहे वो शैक्षणिक क्षेत्र के, चाहे वो चिकित्सकीय क्षेत्र के, चाहे वो जिस भी क्षेत्र के युवा हैं, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि सपने देखो। और कम से कम भारत की राजनीति में एक ऐसा व्यक्ति जरूर है इस समय जो किसी भी सपने देखने वाले को, अगर उसका सामर्थ्य नहीं है तो सपने के साकार होने में जो अड़चनें आती हैं, उस अड़चनों को खत्म करने के लिए कम से कम भारतीय राजनीति में अखिलेश यादव जैसा व्यक्ति है जो खड़ा होता है, कहता है तुम्हारी मदद करेंगे, और वो उस तरह की मदद करते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। फिर मैं यूपी कॉलेज से आ गया लखनऊ विश्वविद्यालय में। यूपी कॉलेज से जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में आया तो यूपी कॉलेज बहुत अच्छा शैक्षणिक संस्थान है, लेकिन वहां थोड़ा एक जाति का मामला चलता है।
तो जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में आया तो यहाँ, अब चूंकि हम लोग तो थे पहले से ही समाजवादी, घर परिवार सब था, लेकिन यहाँ आया तो धीरे धीरे हमारी मुलाकातें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, समाजवादी पार्टी दफ्तर, मैं यहाँ एमबीए किया। एमबीए के बाद मैंने यहाँ से एलएलबी करा, फिर एमफिल करा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत पढ़ा लिखा बड़ा यार फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सोशल ड्यूटीज एंड ह्यूमन राइट्स करा। ओहो, रोका यार रोका भाई साहब, और फुल डिग्री ले लिया लगा था तो ये, और फिर मैंने एलएलएम करा। ओ कुछ छोड़ा ना नहीं तो अच्छा, हम लोगों की जो डिग्रियां हैं वो सबके सर्टिफिकेट हैं। कम से कम हम लोग इंटायर पॉलिटिक्स वाले छात्र नहीं है। छात्र नेता जो है अपनी नेतागिरी के चक्कर में डिग्री लेता रहता है, नहीं लिखता कोई दूसरा है और डिग्री उसके हाथ में आ आप जाती है। ये बात कह सकते हैं। मैं अब चूंकि आत्म प्रशंसा ठीक नहीं होती है, जब भी एग्जाम आता था तो मैं ऐसा छात्र नेता था, जब भी एग्जाम आता था तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते थे कि अरे यार बताइए, ये बताइए। चूंकि मैं स्टैट हमारी बहुत अच्छी थी और कॉमर्स भी हमारी बहुत अच्छी थी, और इंटर तक चूंकि मैं मैथमेटिक्स से पढ़ा था। अरे आप पढ़े लिखे समाजवादी तो छात्र नेता थे, लेकिन ये तो चर्चा हम है कि नहीं बताइए। ये आम धारणा है, आम धारणा है कि आम नहीं? धारणा है, कुछ हकीकत के नजदीक भी है। गुरुजी लोगों से पेपर आउट करा नहीं, ऐसा नहीं है। लखनऊ विश्वविद्यालय को मैं कम से कम ये मानूंगा कि नहीं, अच्छा शैक्षणिक संस्थान है और हर जगह खामियां और खूबियां होती हैं। जब आए आप लखनऊ विश्वविद्यालय, तो लखनऊ विश्वविद्यालय आए तो हम लोग धीरे धीरे समाजवादी पार्टी कार्यालय जाने लगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों से मिल जाते थे। ऐसे ही वो तो बहुत सहज रहते हैं। हमारी कई सारी तस्वीरें पहले की है, लेकिन वो बहुत सहज रहते थे। और हम लोग फिर सरकार अपनी चली गई, फिर बसपा की सरकार आ गई, तो मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद हेतु मैं तैयारी करने लगा। बिना महामंत्री, हाँ, सचिव, नहीं, ये उपाध्यक्ष रहे, हम लोग डायरेक्ट अध्यक्ष पद पे हमारे, चूंकि हमारे जो साथी थे, जो मित्र थे, जो यार थे, सबका सुझाव ये था कि यही करो, तू यही लायक हो, सीधे अध्यक्ष बना। तो हम लोग तैयारी करने लगे। बसपा सरकार आई, बहन जी ने छात्र संघ के चुनाव पे रोक लगा दी। तो जब रोक लगा दी तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, उत्तर प्रदेश भर के छात्र नेता आए। चूंकि हमारी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्रद्धेय नेताजी, वो तो छात्र संघ के प्रबल पैरोकार थे। वो तो नेताजी हमेशा कहते थे कि भारत के अगर राजनीति का कोई पाठशाला है तो छात्र संघ है। और कई छात्र नेताओं को आपने देखा होगा कि राजनीति में उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया। तो एक बार आंदोलन हुआ, आंदोलन हमेशा ही होता था। तो एक बार आंदोलन हुआ विधानसभा के सामने, वहां धरना स्थल होता था पहले। तो देश भर से छात्र नेता, उत्तर प्रदेश भर से आए, सब साथी लोग आए और खूब नारे लगे। और बलिया के भी कुछ साथी आए। बलिया के साथी जब इकट्ठा होते हैं तो एक बात वो बोलते हैं कि बोला बोला भिरगू बाबा की जय है। तो हमने कहा कि भाई सब हैं, कहें कि अब चलिए भाई एकदम विधानसभा में कूद पड़ना है। तो भाषण हुआ, भाषण के बाद जब हम चले तो हमें लगा कि सब लोग चलेंगे। जब चले विधानसभा कूदने पे तो कम से कम 50 पुलिस वालों ने लाठियां बरसानी शुरू की। अच्छा। और पूरा मैं गिर गया। पूरे प्रदेश में सुबह निकला कि मांगा चुनाव मिली लाठी। अच्छा। तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ हम लोग गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सुना, कहा कि भाई इससे घबराना नहीं है, ये अनवरत चलता रहता है। तो ढंग से सुथाई हुई थी? खूब हुई थी। मैं लेट गया था और पूरे प्रदेश भर में पेपरों में ये निकला था कि मांगा चुनाव मिली लाठी। कितनी लाठी पड़ी, गिन पाए? अरे वो पड़ी होगी 100 लाठियां, 150 लाठियां तो पड़ी, 50 से ऊपर ही पड़ी। कुछ ही देर तक जब लाठी पड़ती है पुलिस वाली तो कुछ देर तक ही महसूस होता है, फिर महसूस नहीं होता, सुन्न हो जाता है। फिर सुन्न हो जाता है। हालांकि उन सब चीजों से हम लोग कभी विचलित नहीं हुए। बनाए भी ठीक ठाक नहीं, बनाए क्या, ये तो चूंकि हम लोग कृषक परिवार के हैं तो काम किए हैं तो हमेशा काम करते भी रहते हैं। और घर परिवार में भी आप थोड़ा सा फावड़ा चलाए होंगे। फावड़ा चलाए हैं, चारा काटने वाली मशीन, मजदूरी है। बहुत बार जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का साइकिल यात्रा जब चलती थी, एक बार फिल्म सिटी से उन्होंने टप्पल वाली जब यात्रा करी थी तो मुझे याद है मैं 10-15 किलोमीटर दौड़ता ही गया। अभी पिछले साल यहाँ लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी साइकिल चलाए तो मैं पूरा 10 किलोमीटर वहां से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से शुरू हुआ और जनेश्वर मिश्रा तक आया, तो मैं दौड़ते ही आया। हाँ, तो इस तरह से रहा। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम लोगों का जुड़ाव हो गया
और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने प्रारंभिक समय से ही जब भी होता रहा तो एक साधारण बात वो कहते हैं हमेशा कि ये देखना कमजोर की मदद करना, ये देखना कमजोर की मदद करना। और हमारे जैसे इस उत्तर प्रदेश और देश में करोड़ों लोग उनसे जुड़े हुए हैं और श्रद्धेय नेताजी का भी हम लोगों पर आशीर्वाद रहा। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जो हम लोगों का जुड़ाव रहा शुरू से ही, पता नहीं क्यों, वो हमेशा राजनैतिक व्यक्ति से ज्यादा अभिभावी सानिध्य वाला रहा। बातचीत होती, मुझे याद है कि मुझे कोरोना के समय में कोरोना हो गया, तो मान लीजिए सबकी तरह मैं भी हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल से आ गया, मेरे पे कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ा। सुबह सुबह की बात है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोन आ गया, ऐसे भी कोई बात हो, तो मैं ऐसे ही था और घर वाले बड़े, तो अब वो इतना वो कहें कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कई दिन से हुआ, कैसे हुआ, तो हमने कहा ऐसे ऐसे हो गया भैया। तो अच्छा, हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बाद जब भैया कहते हैं तभी वो भाव आ पाता है। हम लोग बहुत बार इसके लिए डांटे भी गए हैं, लेकिन वो जो भावुक मन है वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है कि नहीं ये हमारे राजनीतिक संरक्षण करता है, ये लगता है कि अभिभावक है। तो वो कहे कि देखो तुम अपना एक एक्सरे जरूर करा लेना चेस्ट का, क्योंकि वो मुझे जानते हैं, वो मुझे बखूबी जानते हैं कि थोड़ा उस तरह का है। तो अब ये बात समझिए कि कौन ही इस देश में ऐसा नेता होगा जो अपने वर्कर के बीमार होने पे इतना फिक्र करता होगा और उसे इतना व्यक्तिगत चीजें पता होगी कि इतना लापरवाह है ये अपने आप को लेकर के। तो यही सब चीज है जो जुड़ी है। जब वो मुख्यमंत्री थे तो मैं तो न कोई सांसद था न विधायक था, तो मुझे याद है कि किसी को कैंसर हो जाता था, किसी के किडनी खराब होती थी, कुछ होते, तो लोग हमारे यहाँ ये जान के, चूंकि हम लोगों के यहाँ ये थी कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लोग हैं, ये लोग मुख्यमंत्री जी के खास लोग हैं, जो आम चर्चा जो चलती है। मुझे याद है कि मैंने कम से कम 2.5 से 3 करोड़ रुपया लोगों का कैंसर और किडनी के इलाज के लिए, और जो मेरी फाइल गई, मैं एक अफसर का नाम लेना चाहूँ, एक ही दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश जो कर दिया हो कि भाई जो भी इस तरह के कागज आए इसके, वो रुकने नहीं चाहिए। रिग्नियाज सैम्फिल थे उस समय मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में, मैं उस अफसर का नाम लेना चाहूंगा। हालांकि ब्यूरोक्रेट्स में बहुत सारे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत अच्छे हैं। आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनका चयन जाति और तमाम तरह के उनके प्रतिभा के आधार पर नहीं हो रहा है। तो इस तरह से मदद होती थी, जिसको किसी को 7 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 6 लाख, इतने लोगों की मदद कराए हम लोग कि आज भी लोग, जब हम लोग आज सरकार गए लगभग 9 साल हो गए हम लोगों, आज भी जब मैं क्षेत्रों में घूमता हूं तो लोग ऐसे मिल जाते हैं, कहते हैं अरे बचवा अखिलेश यादव देना, जब तू दे 5 लाख तो देखा हमारे ये वाल बदलल तब हम जिए थे। जो जवानी कुर्बान करने तक के लिए आमादा थे, जो यूथ है, वो क्या है? एक बड़ी बात आपको बता रहा हूं, आप दुनिया भर के राजनीतिक लोगों का अध्ययन करिएगा। पूरी दुनिया में, मैं कह रहा हूं, पूरी दुनिया में एक ऐसा राजनीतिक व्यक्ति पैदा हुआ जिसके लिए लोग व्यक्तिगत स्तर पर भी जान देना भी, अगर जान देने का भी ऐलान हो जाए कि गर्दन कटनी है आज, उसमें भी अगर होड़ लग जाएगी प्रथम कटाने के, तो श्रद्धेय नेताजी थे। और उसके बाद निर्विवाद रूप से अगर कोई हुआ जिसके एक इशारे पे लोग अपनी गर्दन कटा देंगे, ये मैं आपसे कह रहा हूं कि उसके एक इशारे पे उसमें भी लाइन लग जाएगी। जब आंदोलन होता है लाठियां खाने को लोग आगे होते हैं कि कितनी लाठियां खा लें। अन्याय का प्रतिकार, अगर किसी भी नेता के प्रति इतने सामूहिक और व्यक्तिगत लोग से लोग जुड़े हैं जो अपने नेता के लिए सब कुछ कुर्बान करना चाहते हैं, आज के दौर में उस दुनिया में सिर्फ एक नेता है जिसका नाम है अखिलेश यादव। ये बात आपने जो कही, हम लोग रैलियों में देखते हैं जी, जब वो उनकी रथ यात्रा निकलती है तब भी देखते हैं, ऐसे हाथ मिलाने के लिए, और ट्रक चढ़ जाए, मोटरसाइकिल उलट जाए, गाड़ी चढ़ जाए, जो अखिलेश यादव का जो रथ है उसका पहिया चढ़ जाए, इसकी परवाह नहीं करते हैं, ऐसे पकड़ने के लिए, देखने के लिए। ये जो हुजूम है, ये जो जुनून है, ये जो यूफोरिया है, ये क्या है? ये जो जुनून है, वो ये जो एक बात है ना कि आदमी जब असाधारण व्यक्तित्व होकर के और साधारण व्यवहार व्यवहारित करता है, जिसका आभा और जिसका जो पूरा व्यक्तित्व हो वो असाधारण हो, लेकिन उसका व्यवहार हमेशा साधारण हो, वो यही है।
मैंने आपसे बताया ना कि एक कार्यकर्ता को बुखार आ जाए, कोरोना हो जाए और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष ये पूछे कि देखना सिटी स्कैन करा लेना चेस्ट का, और एक दिन ना पूछे, दो दिन पूछे कि तुमने कराया कि नहीं कराया। तो ये सब चीजें, और मेरे जैसे करोड़ों युवा हैं। आप भाव विह्वल हो गए नाम लेते ही? नहीं, भाव युगल का सवाल यह है कि उनके साथ भी बहुत अन्याय हुए और बहुत बात वो नहीं बताते हैं। हम लोगों को भी पीड़ा हुई कि यार इतना बड़ा हमारा नेता, इतना बड़ा नाम, पढ़ा लिखा, इतनी दुनिया भर के लोग जिसको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो व्यक्ति के पास आज एक घर भी नहीं है, और उस व्यक्ति को सरकार ने साजिश रच के घर से निकलवा दिया। और निकलवा दिया तो निकलवा दिया, अफसरों को लगा करके तमाम अपमानित वाले शब्दों का प्रयोग किया गया, घर धुलवाया गया। तो उससे तो पूरे देश भर का बहुजन और हम लोगों ने ये सोचा कि अभी तो जो जवानी कुर्बान हुई है। अब इस आदमी से जब इतनी चिढ़ है, इस देश के सामंतों को, जिनका बना बनाया जो श्रेष्ठता का भाव है वो ध्वस्त हो रहा है अखिलेश यादव के बहुजनवादी और समावेशी विचार से, तो इस आदमी में और कितनी ताकत लगा दी जाए। हमें तो वो दौर भी याद है कि हम लोग अपने ही पार्टी में एक बार निकाल दिए गए राष्ट्रीय अध्यक्ष। 5 KD के सामने, वो दिसंबर का महीना था लास्ट का, हम लोग रात भर बैठ के बिताए नंगे। उसके बाद एक सम्मेलन हुआ, हम लोग 2-2:30 बजे रात में, हमें याद है 3-4 विधायक भी रहे उसमें, जो आप विधायक हैं साथी हमारे, 2:30 बजे रात में हम लोग पहुंच गए जनेश्वर मिश्रा पार्क। तो तमाम साजिशें, लेकिन किसी भी चीज से कभी भी विचलन उनके व्यक्तित्व में नहीं आया। मनोज भाई, ये जरूर मैं जानना चाहूंगा एक पत्रकार के नाते कि जब मैं देखता हूं तो वो जो जुनून की आप बात कर रहे थे, कार्यकर्ताओं में अपने नेता को देखने की, छू लेने की जो तड़प है, वो मैं भारतीय राजनीति में किसी के प्रति नहीं देखता हूं। वही तो मैंने आपसे कहा, हम तो यूरोपीय नेताओं का भी, अमेरिकन, हम तो सारे नेताओं का अध्ययन करते हैं, लेकिन ये ईश्वर, ये प्रकृति प्रदत्त है। चूंकि डॉक्टर लोहिया गांधी को कहते थे कि 20वीं सदी का प्रकृति का सबसे सर्वोत्तम निर्माण है। मैं आपके माध्यम से, और हम नहीं, जो लोग भी उनको जानते हैं, मैं कह सकता हूं कि 21वीं सदी का अगर भारतीय राजनीति में प्रकृति का सर्वोत्तम कोई निर्माण है तो अखिलेश यादव जी, जिसको नेताजी ने बहुत अपने स्नेह से और स्नेह संघर्ष जनित उनकी विरासत है। उनकी विरासत कोई ऐसे नहीं है। वो ये अखिलेश यादव हैं जिन्होंने एक दिनों में 150 किलोमीटर साइकिल चलाई है। वो अखिलेश यादव हैं जो, भारत में कोई ऐसा राजनेता नहीं है जो गाजीपुर के बॉर्डर से चलते हैं और लखनऊ तक रथ यात्रा करते हैं, लगभग 400 किलोमीटर का। वो अखिलेश यादव हैं जिनका घर धुलवाया गया तो भी विचलित नहीं हुए, जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर धुलवाया गया तो भी विचलित नहीं हुए। हमेशा उनके जेहन में बात यही रही कि जो तबका हक और हाशिए के, बिल्कुल हक और हकूक के हाशिए पर है, उसको कैसे निकाला जाए। आज भी उनका वही विमर्श है। समाजवादी पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है, आप लोग तो जाते हों, कभी आप ऐसा नहीं पाएंगे कि उस पार्टी दफ्तर पर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों और कोई ऐसा दिन नहीं है कि वहां पे 20-25 लाख रुपए से लोगों की मदद नहीं हो जाती है। कोई ऐसा दिन नहीं है। 20-25 लाख डेली, कोई ऐसा दिन नहीं है कि मदद नहीं होती है। किसी की माँ बीमार है, कोई अस्पताल के लिए, किसी के इलाज के लिए, किसी के शिक्षा के लिए, जितना हो सकता है। ये पैसा आता कहाँ से है? ये तो सब लोग डोनेशन देते हैं। हम जैसे वर्कर और तमाम लोग हैं जो पार्टी को दान देते हैं। और अगर ये पैसा बटोरने का और पैसा संचय करने का भाव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में होता तो जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का प्रचंड बहुमत का मुख्यमंत्री रहा हो, मुख्यमंत्री हटने के बाद उसके पास एक घर तक नहीं थे। ये आपके पास दूसरे के घरों में वो रहे, फिर उसके बाद उनका घर का प्रबंधन है। तो कभी भी पैसे के प्रति उनका, कभी भी हम लोगों ने देखा, सिर्फ उनकी एक भावना रहती है कि कैसे लोगों की मदद करी जाए। आप उनकी मदद की कि नहीं उन्होंने? हम लोगों की तो हजारों बार करी है। अरे इससे, अरे आज हम लोग जो कुछ हैं, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत साफ निर्देश रहता है कि भाई
राजनीति अलग है और व्यवसाय भी करना चाहिए, वो साफ साफ कहते हैं, युवाओं को कहते हैं। तो हम लोगों के पास जो भी रास्ता दिखाया है, चाहे आर्थिक सामाजिक, सब उन्होंने ही दिखाया है। और जब जरूरत जहां पड़ी होगी जरूर मदद हुई होगी। तभी तो 2-2 फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, भगवान नहीं, करे और आए, कोई नहीं, बात नहीं, नहीं है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ये सब चिंता करते हैं वो कि कैसे चलेगा हमारा नौजवान, कैसे लड़ेगा नहीं, हमारा मुझे एक नौजवान। बार यही याद ना? है, चिंता तो व्यक्तिगत इतना करते हैं। एक बार मुझे याद है सैफई महोत्सव में हम लोग गए थे, अभी ऐसे ही हम लोग पहुंच गए तो हम उनसे मिलने चले गए हवाई पट्टी पर। तो हवाई पट्टी पे मैं मिला तो अब नेता का देखिए, नेता अपने वर्कर से कहाँ रहोगे तुम, यहाँ कौन तुमको जानता है। तब हम लोग ऐसे ही छात्र नेता थे, कहाँ रहोगे, कहाँ खाओगे। तो वो फिक्र तो अपने हर वर्कर की करते हैं। हमारे जैसे करोड़ों करोड़ों लोग हैं जिनको, लेकिन उनकी फिक्र इस तरह और मदद इस तरह करते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। वो कभी उन सब चीजों का बाजार नहीं लगा। अच्छा, मैंने सुना है कि अखिलेश जी जब रथ लेकर चलते थे 2012 की सरकार से पहले, तो जो भी युवा उनके साथ थे उनकी उन्होंने सरकार बनने पे फिक्र की। एक उन्होंने बनाई लिस्ट और लिस्ट में लिखा कि फला सुनील साजन, आर राजनीति, हाँ मनोज काका, आर्थिक। तो इस तरह की उन्होंने लिस्ट बनाई कि जो हमारे नौजवान साथी जुड़े हुए हैं इनकी आर्थिक रूप से मदद करनी है, इनको राजनीतिक रूप से मदद करनी है। ये लिस्ट सच में सही थी? देखिए, आप हमारे पार्टी को बहुत दिनों से कवर करते आए हैं, तो ये बात सही है कि उन्होंने सबकी मदद करी है। लेकिन इस तरह की कोई लिस्ट की बात उन्होंने हमारी भी करी है, बहुत बार करी है। क्योंकि आपसे हमने कहा कि जितने लोग भी उनसे जुड़े हैं। नहीं, मेरा ये कहना है कि जो यूथ ब्रिगेड, जो जवानी कुर्बान ब्रिगेड चलता था उनके साथ, जब सत्ता में वो आए तो उन्होंने अपने लोगों की चिंता करते हुए, मेरे पास पुख्ता जानकारी है, उन्होंने बनाया कि सुनील साजन, आनंद भदौरिया, हाँ, उदयवीर सिंह, ये आर माने राजनैतिक रूप से इनको समृद्ध करना है, मनोज काका, ब्रजेश यादव, तमाम ऐसे नाम थे, पीडी तिवारी, इनको आर्थिक रूप से मजबूत करना है। तो ये मतलब ये एक उदाहरण का दे रहा हूं मैं, और भी बहुत सारे सैकड़ों नाम होंगे, सैकड़ों लोग चलते थे। ये बात सच के करीब है ना, थोड़ा बहुत वो सच में साबित भी हुआ है। देखिए, समाजवादी पार्टी, ये तो राजनीतिक जो बात आप कर रहे हैं, जिन साथियों का आपने नाम लिया, वो सब लोग साथी एक सामान्य पृष्ठभूमि से निकले लोग हैं भाई। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल रहे, मिनिस्टर रहे। तो ये तो सही है, चूंकि श्रद्धेय नेताजी हर अपने भाषणों में कहते थे, जब भी हम लोग भाषण देते, नेताजी का भाषण सुनते थे, तो नेताजी ये कहते थे कि समाजवादी पार्टी हमेशा युवा रहेगी। और भारत की राजनीति में फिर कह रहा हूं कि सामान्य पृष्ठभूमि के नौजवानों को अगर सबसे आगे किसी ने बढ़ाया राजनीतिक रूप से, तो वो माननीय अखिलेश यादव। अब जब हमारे सवाल जो है उसका जवाब अधूरा रह जाए। नहीं, अधूरा पूरा सच के करीब है ना, सच के करीब। वो सच है कि हम लोगों की आर्थिक भी मदद करा है, लेकिन उन्होंने काम, सबको काम देते हैं। वो अगर सरकार में रहने पे अगर संभव था, जो लोग जो काम करते थे, जैसे भाई कुछ लोग व्यवसाय भी करते हैं। देखिए, राजनीति से तो पैसे आते नहीं, पैसे तो व्यवसाय से आते हैं, चाहे आपको काम करना पड़ता है। तो उन्होंने अगर कहीं किसी को ये समझा कि कोई काम कर रहा है तो उसकी मदद हुई, सबकी मदद हुई। तभी आज भाजपाई जो है बहुत कष्ट में रहते हैं, उनके नेता कार्यकर्ता कहते हैं कि आज भी जो है सीसीडी में, स्टारबक्स में, बड़े बड़े जो मॉल्स में कॉफी पीने का काम अभी भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ही कर पाते हैं। हम लोग तो इतने दिन से 17 से सत्ता में है, आज भी चाय पी रहे हैं। नहीं, भाजपाइयों को मैं ये कहूंगा, यूथ को, कि अगर चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर तरह की समृद्धि आ जाए, तो माननीय अखिलेश यादव जी के विचारधारा में आ जाओ, सब समृद्धि आ जाएगी। आप भी सुने हैं ना ये सब चर्चा? ये हम लोग सुनते रहते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार जितनी इस सरकार में है और जितनी लूट है, नहीं, ये भी चर्चा रहती है कि हो हमारे साथ के यूनिवर्सिटी में मनोज काका पढ़ते थे, हाँ, अब वो बताओ, बेचारा साइकिल भी नहीं था उसके पास, और आज जब 5 साल की सत्ता में फॉर्च्यूनर पे आ गया, और हम लोग 17 से अभी तक सत्ता में है, साइकिल का अब तो जो है छुच्छी भी निकल गई। वो पंचर नहीं बनवा पा रहे हैं, ऐसा दर्द रहता है। नहीं, तुलना होती है, हम लोग भी सुनते हैं। नहीं, भाजपाइयों की ये जो वेदना है, ये बड़ी पीड़ादायक है। क्योंकि भाजपाइयों का जो नेता है, वो एक ही दो लोगों को सब कुछ दे देना चाहता है। तो
तो उसको अपने यहाँ सवाल करना चाहिए। ये गलत है कि नहीं, हमारे पास साइकिल नहीं थी। मैं हाँ। ये इसको थोड़ा, हाँ। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में जब छात्र नेता था हम्म, तो भी मैं 2 स्कॉर्पियो से चलता था, अच्छा। और वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसी से मदद कराई थी। हाँ। आपसे बता दूं, भाई, हम कभी उस तरह के नहीं थे कि हम, अरे भाई कान ऐसे पकड़ो, हम ऐसे पकड़ो या ऐसे घुमा के नहीं, पकड़ो। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, चूंकि हम तो सामान्य पृष्ठभूमि से थे, वही आपसे तो बता कह रहे रहा हैं। हूँ ना, 2 लेकिन स्कॉर्पियो तो हाँ, आसान उस समय चीज भी थोड़ी है। जब लोगों के पास, तो उस समय भी हम लोगों ने एक कार्यक्रम कराया। अच्छा ये बताइए, केशव लखनऊ विश्वविद्यालय के बहुत सारे छात्र नेता एक ही होते हैं। जी, छात्र नेता भले समाजवादी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, हाँ, बसपा का हो, भाजपा का हो, लेकिन छात्र नेता का दिल एक होता है। जी, आपस में वो दोस्त होते हैं। जी, 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 पार्टियां उनके लिए अलग होती हैं। जी। तो वो जब मिलते हैं भाजपाई विद्यार्थी परिषद वाले, आप जी। लोग समाजवादी छात्र सभा वाले, जी। तो अपना दर्द दुख दर्द तो दोस्ती में बांटते होंगे। असल में वो, चूंकि वो हम लोगों से तो बांटते हैं। देखिए बांटते हैं, अच्छी बात है। हाँ, आपको सब चीजें अपने बड़ों से दी गई संस्कार से आती हैं। हाँ। उनका संस्कार ही और उनकी जो पूरी विचारधारा और अरे क्या कहते हैं ये तो सिद्धांत है। बताइए, ये बताइए, दर्शक वो जानना ये जो आप बात कर रहे हैं उसे मैं संबद्ध हो रहा हूँ हाँ। कि रोते बहुत हैं, हाँ? वो रोते बहुत हैं, हाँ। लेकिन समाजवादी लोग बड़े दिल के होते हैं। जैसे मेरे पास 1000 है, हाँ। तो मैं आपको स्टारबक्स में बैठूंगा तो मैं कैपुचिनो की कॉफी पिला दूंगा आपको, हाँ। मैं आपको एवोकाडो सालसा सैंडविच खिला दूंगा, ओह। मैं पूरा खिला दूंगा आपको। अब मैं ये नहीं सोचूंगा कि मेरे पास दूसरे घंटे पैसे रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हाँ। लेकिन भाजपाई बहुत कृपण होते हैं, वो सोचते हैं, यही हाल हमारे नेता का है, हाँ। जितना पैसा है बढ़ते रहे, जो आ जाए आओ भैया, तुम्हें जरूरत है, चाहे पार्टी के पास पैसा रहे नहीं रहे, सब दान। नेताजी के जमाने नेताजी के जमाने से होता रहा। नेताजी आके ऐसे ही लान में बैठ जाते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ जाते थे, हम लोगों ने वो भी कहा, अखिलेश इसको पैसे दे दो, इन्हें दे दो, गाने वाले को दे दो, बजाने वाले को दे दो, देते रहते हैं। तो हमारे यहाँ चूंकि बड़ा हृदय है, हमारे पास अगर 5 ही हजार रुपया है तो मैं 5000 आप पे खर्च कर दूंगा। भाजपाइयों के पास 5 करोड़ भी होगा तो वो रोते रहेंगे। तो उनसे मैं ये कहूंगा कि थोड़ा बड़ा दिल करना समाजवादियों से सीख लो, और अगर सच में चाहते हो कि जीवन में हर तरह की खुशहाली रहे, क्योंकि आपके चेहरे पे ये जो चमक होती है और जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है, मैं आपसे कह रहा हूं व्यक्तिगत बात, वो हमेशा आपके नैतिक बल से आता है और आपके चरित्र से आता है। जब आपके चरित्र में कोई खामी होगी और आप कोई गड़बड़ काम करते होंगे, दोहरा चरित्र होगा आपका, तो आप पर नैतिक बल की कमी होगी और आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। समाजवादियों का जो अंदर है वही बाहर है। समाजवादी में ऐसे यूथ हैं कि अभी पता चल जाए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुंबई में हैं, तो मुंबई में प्रधानमंत्री भी जाएं तो मैं भी उतनी भीड़ ना हो, लेकिन अखिलेश यादव जाएंगे। हालांकि महाराष्ट्र में हमारे 2 ही 3 विधायक, लेकिन पूरी मुंबई को पता चल जाएगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, अखिलेश यादव जी आए। इतनी भीड़ पहुंच जाती है। अगर समाजवादियों को कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब्रॉड जाते हैं, बहुत सारे समाजवादियों पे, हम लोगों पे इतने मुकदमे ही है, नहीं तो अगर हमारे लोगों की वहां भी अगर कोई रोक ना हो तो हमारे लोगों का स्नेह ये है कि बस वही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लंदन पहुंच जाए, ये तो है। विक्रमादित्य मार्ग से लंदन स्ट्रीट तक कोई रोक नहीं है, उनको कोई फिक्र नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा नहीं हो रहा। वीजा मिलने में आसानी हो तो पहुंच जाए लंदन। बिल्कुल, हमारे लोगों में ये बिल्कुल है। और वो पता नहीं क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहे जितने दूर है बस दिख भर जाए, उतने से ही हमारा नौजवान और समाजवादी पार्टी का जो वर्कर है वो ऊर्जा से भर जाता है। मुझे देखा भैया ने देखा जब इतना जो नौजवान कहा, वो योगी आदित्यनाथ जी की एक तानाशाही सरकार से नहीं, ऐसी 100 सरकार तानाशाहों से वो लड़ जाएगा। देखा केवल बस इतना कहा कि भैया ने देखा, मुझे हाथ हिला दिया। और उनका कनेक्शन भी पब्लिक अपीयरेंस में भी, वो अगर 1 लाख की 2 लाख की भीड़ में भी अगर वो एड्रेस करते हैं, उसको संबोधित करते हैं, तो अपने व्यक्तिगत जुड़े लोगों से वो जरूर उनका कनेक्शन हो जाता है। किसी को हाथ हिला दिया, किसी से इशारे से बात कर ली, किसी से फोन पे बात कर ली, उनका कोई आदमी उपेक्षित नहीं जा सकता। अच्छा, नेताजी भी तो और बड़े वाले थे इस नेताजी का तो हाल ये है कि 17 की सरकार हम लोगों की गई थी, रोस्टर आंदोलन हुआ, दिल्ली में हम लोग बुलाए गए, तो विश्वविद्यालयों में रोस्टर
चला था, जिससे कि ओबीसी समाज का जो जो मंडल कमीशन अच्छा, की सरकार गई पे बात याद आ गई। मुझे याद है कि जब सरकार गई थी, जी। आप अखिलेश यादव जी से मिलने गए थे, फपक फपक के रोने लगे थे, मुझे याद है वो। अब वो ऐसा वाकया हुआ था कि सरकार गई थी तो हम लोग जब रिजल्ट आ गए तो सब लोग हम लोग अपने गांव से लखनऊ आ गए। लखनऊ आ गए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना गवर्नर के यहाँ रिजाइन करने गए, तो भी हम लोग दौड़ते गए उनके गाड़ी के साथ, क्योंकि हम लोगों की तो आदत है, वो चाहे जितना मना करें, चाहे सिक्योरिटी जितना हटाए, गए और हम लोग फिर आए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेएमटी में बैठ गए। तो उसके बाद होली थी, चुनाव के तो वो हमारे यहाँ लड्डू बहुत बंटते हैं कार्यालय पे। कुछ भी बात हो तो कोई लेके आता भी है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहे बांट दो, एक काउंसिल मिठाई लाए, बांट दो सबको। तो उस दिन आया था, और हालांकि पार्टी सरकार गई थी, तब भी लड्डू बट रहा है। हाँ लड्डू बट रहा है। समाजवादी लोग वो लोग नहीं है कि गुफा में बैठ लेंगे, समाजवादी है। 17 लड्डू बांट हाँ, वो हमेशा खुश रहते हैं। और राष्ट्रीय रिजल्ट निकलता है तो भी लड्डू निकल जाता है। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी वो ऐसे नहीं है कि नहीं किसी भी चीज से बड़ा वो हो जाए, और जरा सा भी उन्होंने कई अपने संवादों में कहा है कि डर भय नाम का कोई तो जब आप गए तो फिर क्या हुआ? तो अब मैं चूंकि भावुक आदमी हूँ, वो जानते हैं भैया कि ये बहुत भावुक है। सारे लोग जा रहे थे और वो जेएमटी में बैठे थे, लोग मिल रहे थे और पूछ रहे थे अच्छा तुम्हारे यहाँ कितने जीते, तुम्हारे यहाँ कितने जीते, यही कह के लोग निकल रहे थे। और मैं अब भाई अब पहले मुख्यमंत्री थे, अब हम लोग तो चाहते हैं मुख्यमंत्री में देखे लाओ लश्कर, इतनी पुलिस, इतनी फोर्स। अब मैं भैया को देखा अकेले बैठे, चौधरी साहब भी बैठे थे उनके बगल में। अब मैं जैसे ही उनको देखा और मैं भावुक हो गया। उन्होंने मुझसे पूछा अरे तुम्हारे यहाँ कौन जीता, कितने से जीता, कौन कौन हार गए? तो हमने कहा कि वही शकल डी यहाँ जीते और सब तो हार गए भैया। और हार मेरे कहते ही मैं फूट पड़ा और फपक पड़ा, और मुझे लगा कि यार अब भैया मुख्यमंत्री नहीं है, और भैया भी भावुक हो गए। फिर मुझे सिक्योरिटी ने खींचा बहुत तेज, कहा यार तुम तो बहुत अजीब आदमी हो, साहब को ऐसे कर दिए, क्या हुआ हार गए तो वो हुआ। लेकिन उसके बाद बहुत सारे अवसर आए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि कितना हम लोगों का जुड़ाव रहता है, और फिर हम लोग मिठाई खाए, और फिर तब से आज से लड़ाई चली रही है। कभी वो, और हम लोगों को कभी भी ये विश्वास नहीं होता कि हमारे नेता मुख्यमंत्री नहीं है। अच्छा, भैया कहने की आदत जो पड़ी है जी, तो अभी भी निकल जाता है मुंह से? अब देखिए बहुत बार हम लोगों को ये बात सब जाएगी उनके तक कि बहुत बार हम लोगों पे दबाव आता है, और कि लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या दबाव आता है? बहुत सारे अध्यक्ष बोला करो। जो सीनियर नेता हैं वो ऐसा नहीं कहते कभी, वो इन सब विषयों पे, लेकिन जो सीनियर नेता हम लोगों के वो जरूर कहते हैं ये कौन सी बात, लेकिन वो देखते ही अनायासी मुंह से फूट जाता भैया। मतलब वो कहीं भी दिखे अब वो फूट ही जाएगा मुंह से। अब वो भाव लगता है कि मतलब फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोग संभालते हैं, कहते हैं, लेकिन वो भैया कहा ही जाता है। वो चाहे भैया हमारे, हाँ भैया, वो मर्म समझ में नहीं आता। अब मुख्यमंत्री रहे, एक दिन आने वाले, आपके माध्यम से कह रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत जल्दी देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे, सब ठीक रहा तो हम लोग कोशिश करते हैं कि भैया के पद से भैया को संबोधित करा जाए, लेकिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहा जाए, लेकिन वो हो नहीं पाता है, वो आ नहीं पाता है। फिर संभालते हैं हम लोग, जैसे चैनलों में मैं कहता हूँ, लेकिन वो लगता है कि कहा जाएगा। तो कभी अखिलेश जी डांटे नहीं? नहीं, वो नहीं डांटे। लेकिन जो पार्टी सीनियर कहते हैं भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष, हाँ ये पार्टी के सीनियर नेता लोग कहते हैं, और हम लोगों को अनुसरण करना भी चाहिए। डिम्पल जी को भाभी कहते हैं आप लोग? हाँ, भाभी को भी भाभी ही कहते हैं हम लोग, मैडम नहीं कह पाते। नहीं, कभी मैडम नहीं कहते, और भाभी भी बहुत सहज रहती हैं, आप देखते ही हैं। मुझे एक वाकया याद है कि एक बार वो चंदौली गई थी अभी 19 के चुनाव में, तो मैं उनको कुछ दे रहा था कोई गिफ्ट, तो इतना सहज है, कह रहे तुम्हारा फोटो कौन खींच रहा है, तुम्हारा फोटो कौन खींच रहा है? हम कह रहे भाभी बहुत लोग हैं इसमें खींच ले। तो वो अब वही कहते हैं हम लोग, वो चूंकि एक पारिवारिक सा लगता है, हम लोग चाहते हैं चूंकि अच्छा वो लोग भी कभी इस तरह का आडंबरी भाव नहीं रखते हैं कि हम नेता हैं, हम ये हैं, तो इसलिए हम लोगों में भी नहीं आता है। अच्छा, मुलायम सिंह जी जो इतने बड़े नेता पार्टी में, आप किस रूप में आप उनसे प्रभावित?
देखिए, जब हम लोग छात्र नेता थे तो श्रद्धेय नेताजी से भी बहुत बार हम लोग मिलते थे। भैया भी, नेताजी आते थे तो अक्सर उसी लान में ही पार्टी के बैठ जाते थे। तो नेताजी के जहन में हमेशा गरीब रहता था। आगरा का सम्मेलन हुआ, चाहे गोरखपुर का सम्मेलन हुआ, हम लोग जब सम्मेलनों में जाते थे तो नेताजी के जहन में हमेशा समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसका उत्थान कैसे हो। जैसे जब कभी कोई कार्यक्रम होता था, दिवाली आने वाली होती थी, तो नेताजी ये कहते थे कि दिवाली आ गई, दिवाली आने वाली है। और दिवाली यही नहीं कि अपने घर में दीपक जला लो, दिवाली ये है कि आप अगल बगल के घरों में पूछो कि क्या किसी के पास पूरी बनाने का, किसी के पास दिया जलाने का। नेताजी का जो बात थी, आप पता करो, आप पता करो, नौजवानों को पता करना चाहिए कि किसके घर में खाना नहीं है और किसके घर में कपड़े नहीं है, और नहीं है तो उसका प्रबंध करो। तो इस तरह से हमेशा जो उनका भाव था नेताजी का, वो राजनीति से भी बहुत बड़ा सामाजिक सरोकार को लेके था कि समाज में जो विसंगतियां हैं वो कैसे दूर हो। नेताजी अक्सर कहते थे कि ये तुम लोग ये क्या तुम पता करते हो कि हमेशा सांप गरीब को ही क्यों काटता है? इसलिए काटता है कि गरीबी खेत में काम करता है, गरीबी का घर कच्चा का है। मुझे याद है कि वो, मैं आपसे बता रहा हूं कि हम लोग दिल्ली गए मिलने नेताजी से, सरकार चली गई थी। तो नेताजी किसी भी बात पे जब स्पष्ट नहीं हो पाई आप अपने विषय पर, जब नेताजी को लगता था कि ये पूरी बात नहीं कह रहा, तो नेताजी कहते थे कि लिख के दो, लिख के दो, लिखे कि नहीं लिखे, लिख के दो। तो जब लिख के दीजिए आप कुछ भी नेताजी को, तो नेताजी के यहाँ से चिट्ठी आती थी। मैं 12 में भी टिकट मांग रहा था, 17 में भी मैं टिकट, काम हम लोग करते रहते हैं तो मांगते रहते हैं। तो भैया तो कोई बात मान लो समझा देते हैं या जो भी होता बता देते हैं, लेकिन नेताजी क्या अगर लिख के आप कोई बात दे दिए तो उसकी चिट्ठी आती थी कि आप हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आपने यहाँ से टिकट मांगा है, आपके क्रांतिकारी भावना का मैं अभिवादन करता हूँ। तो बड़ा वो सब चिट्ठियां हम लोगों के पास। अच्छा, एक बार आप बता रहे थे कि पार्लियामेंट में पहुंच गए थे आप लोग। हाँ। पीडी तिवारी, आप, और क्या था वो? नहीं, हम लोग नेताजी से मिलने अक्सर चले जाते थे। तो दिल्ली जाने पे तो वो बहुत सारी बातें कहते थे नेताजी, और डांट भी बहुत लगाते थे। जब कभी आप उनके सामने टोपी ना पहनो तब नेताजी नाराज हो जाते थे, और टोपी क्यों नहीं लगाया, टोपी क्यों नहीं लगाया, तो टोपी लगानी पड़ती थी। तो नेताजी की बहुत सारी, इसीलिए कैजुअल ड्रेस पे भी वो नाराज होते थे कि नेता हो तो पैजामा कुर्ता पहनो। हाँ, अखिलेश जी को भी मुझे याद है, भैया का भी मुझे याद है, पहले मैं छात्र नेता था तो मैं जींस के ऊपर कुर्ता डाल लेता था। तो एक आध बार तो भैया ने भी डांटा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी मुझे कि ये कौन सा कपड़ा पहन लेते हो। तो चूंकि हम लोग छात्र नेता थे, उनका बड़ा ध्यान रहता था नेताजी का। कहते थे कि चर्चा परिचय खर्चा, और मोबाइल का एक बार मुझे याद है कि नेताजी कहा, और जब मोबाइल बहुत बोले अब बहुत परेशान करे तो लाल वाली बटन दबा दो उसका, और लाल वाली बटन दबा दो। और जब कोई कहे कि फोन नहीं उठाया तो कहे लाल वाली बटन दबी तो फोन कैसे उठे। लाल वाली बटन ही कौन सा बटन है? तो आप कर दो मतलब। नेताजी तो नेताजी के बस एक देख भर लेने से, एक वो भर कर लेने से नेताजी कहते थे कि जो प्रदेश की सरकार होती है वो लेखपाल होती है, और जो केंद्र की सरकार है वो डीएम है। नेताजी ने हमेशा ये कहा कि ये दल हमेशा युवाओं का दल रहेगा, और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ में पार्टी समर्पित करके, दे करके, और हम लोगों को इतना बड़ा देश में संगठन दे करके, हमारा राजनीतिक दल आज देश का तीसरा सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पराक्रम और उनके वैचारिक विचारधारा से लोग आज दुनिया भर में लोग जुड़े हैं। तो नेताजी ने जो कहा वो साबित भी हुआ कि समाजवादी पार्टी युवाओं का दल है, और हम लोगों का यही सपना है कि हम लोगों का संपूर्ण जीवन गल जाए, अखिलेश यादव इस सूबे के मुख्यमंत्री हों और देश के प्रधानमंत्री बने। और मैं आपके माध्यम से
देश भर के युवाओं का आह्वान करना चाहूंगा कि अगर सच में अपने घर में, अपने परिवार में और समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अगर समृद्धि चाहते हो तो आप तुरंत माननीय अखिलेश यादव जी से जुड़ जाइए।